हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कदम। और आज मैं आप सभी के साथ नॉर्सेट के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें शेयर करने वाला हूँ कि मैंने नॉर्सेट की प्रिपरेशन कैसे की और आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात करेंगे, मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि और नॉर्सेट का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक 6 महीने का प्लान कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। बट शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक अनअकैडमी फॉर हैविंग मी ऑन द प्लेटफॉर्म। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को पता नहीं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि अब नर्सिंग फैकल्टी में स्पेशली नॉर्सेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अब अनअकैडमी भी हमारे साथ जुड़ गया है। तो अनअकैडमी का जल्द ही एक नर्सिंग के लिए स्पेशली नॉर्सेट के लिए एक कोर्स जल्द ही लॉन्च होने वाला ही है। तो इससे जुड़ी सारी बातें अपडेट्स जानने के लिए और मेरे साथ और भी कुछ वीडियोस देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। सो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मेरा 6 मंथ का एक जो शेड्यूल मैंने बनाया था वो आपके साथ शेयर करूंगा, और आप भी अगर ट्राई करेंगे इससे तो आपके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि हम अगर नॉर्सेट की बात करें तो नॉर्सेट में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कंटेंट या जो रहता है वो मेजर सब्जेक्ट में आता है, और कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं कि जो माइनर सब्जेक्ट है। तो जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर फेब से प्रिपरेशन करें, जैसे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन फेब से की थी, तो मैंने फोकस किया था कि जो भी मेजर सब्जेक्ट्स है उनको मैं पहले कवर कर लूँ, और जो माइनर सब्जेक्ट्स है जैसे कि जिसका जितना लोड रहता है एग्ज़ाम में या फिर जिनका वेटेज रहता है जो थोड़ा सा कम रहता है, तो इसको हमने थोड़ा सा पीछे रखा था ताकि जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो थोड़ा सा पढ़ के हो जाए, उनको थोड़ा सा ज़्यादा से फोकस कर लेना चाहिए। तो इस बेसिस पे मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया था, तो ताकि जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनको मैं अच्छे से कवर कर लूँ। तो जैसे कि हम अगर बात कर ले नॉर्सेट के रिगार्डिंग, तो उसमें मेजर सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि MSN हो गया, FON हो गया, OBGY हो गया, और पीडिया हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया। ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो इनका जो वेटेज रहता है एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इन सब्जेक्ट पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर ले। इनके सारे सिस्टम्स है, जो भी कुछ है वो हमें थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि हम प्रिपरेशन को अभी फेब से स्टार्ट करेंगे, तो हमें MSN एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको हमें एटलीस्ट 30 डेज़ में मिनिमम 30 डेज़ में हमें इसे कवर कर लेना चाहिए, जो मैंने किया था। तो आप भी उसको 30 डेज़ में कवर करने की सोच सकते हैं, या फिर अगर इससे जल्दी कर पाते हैं वो तो बेस्ट ही रहेगा। उसके बाद जो कि दूसरा मेजर सब्जेक्ट आता है वो है FON का। तो FON को हम 20 से 25 डेज़ दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया था। तो मैंने 20 या 25 दिन में FON को पढ़ के उसके नोट्स बना के रेडी कर लिया था। तो ये मेजर सब्जेक्ट है, तो उसे हमें 20-25 दिन दे सकते हैं। उसके बाद आता है OBGY का सब्जेक्ट। OBGY भी बहुत वेटेज रखता है हमारे नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, तो इसे हमें भी टाइम देना पड़ेगा। मैक्सिमम हम उसको 25 से 1 मंथ का ड्यूरेशन दे सकते हैं, और इसमें हमें OBGY के नोट्स निकालने हैं, रीडिंग करने हैं, सारे लेक्चर्स देखने हैं, उसके रनिंग नोट्स निकालने हैं। और उसके साथ साथ जब हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट्स के हमें MCQ भी सॉल्व करने होते हैं। तो इस हिसाब से हमें OBGY को टाइम देना चाहिए। उसके बाद बड़ा सब्जेक्ट आता है वो है कम्युनिटी का। देखो फ्रेंड्स, कम्युनिटी में कैसा है ना कि कम्युनिटी का जो सब्जेक्ट है वो जितना वो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, तो आपको उसको ऐसा कैटेगरीज में वाइंड अप करके करना पड़ेगा। उसको जो चीज़ें कम्युनिटी में भी है, वो जी चीज़ें पीडिया में आती है, वो चीज़ें आपको एक ही जगह पे पढ़नी चाहिए। जैसे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स हो गए, या फिर BMW हो गया। ये टॉपिक्स आपको कहीं एक जगह पे पढ़ने होंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, या फिर एक ही जगह आपका वो टॉपिक कवर हो। तो एक जगह पे आप अगर अच्छे से पढ़ के उसको कवर कर ले तो हो सकता है कि उसमें उतना टाइम ना चला जाए। तो आपको कम्युनिटी हेल्थ को एटलीस्ट 20 डेज देना चाहिए। और जो एक दूसरा सब्जेक्ट आता है पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सिस्टम MSN में कोरिलेट हो सकते हैं, बट एक्चुअली उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट आता है, तो हमें पीडियाट्रिक्स को भी कुछ 15 से 20 दिन देने पड़ेंगे। तो ये हम जो मैंने किया था वो मेजर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने इतना टाइम दिया था। तो आप भी उस अकॉर्डिंग टू अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हो। अगर उससे पहले हो सकता है या उससे थोड़े कुछ ज़्यादा भी टाइम दे के उनको कवर अप कर ले सकते हैं। इसके बाद में 2 सब्जेक्ट आते हैं, मेन सब्जेक्ट है जिनका वेटेज भी बहुत अच्छा है, बट उस लेवल पे हम उसका टाइम नहीं दे सकते, उससे थोड़ा बहुत कम करके चल सकता है। जैसे कि माइक्रोलॉजी हो गया और साइकेट्रिक हो गया, तो इसको हम 15-15 डेज में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। तो आप भी, आपको अगर लगे तो उस तरह से कर सकते हैं।
और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स बचते हैं जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, सीईटी हो गया, न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री, जो ये सब्जेक्ट है इनका वेटेज रहता है, बट कंपैरेटिवली एमएसएन, ओबीजीवाई, पीडिया उतना नहीं रहता। बट ये सब्जेक्ट भी वेटेज करते हैं, इनको भी अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, तो हमें भी इन सब्जेक्ट को भी टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम मैनेजमेंट, रिसर्च, सीईटी इनको मैंने 10 डेज का टाइम दिया था, तो हम उस हिसाब से इनको टाइम दे सकते हैं। और न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री ये भी सब्जेक्ट है, इनमें से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बट उस लेवल पे नहीं आते जितने कि पीडिया के आते हैं, जितने कि साइकेट्रिक के आते हैं, तो हमें इनको टाइम देना चाहिए। बट ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी हम 6 या 7 मंथ का शेड्यूल बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हमको इस सब्जेक्ट्स को कंपैरेटिवली उस शेड्यूल में फिक्स करना पड़ेगा, तो हम उनको कर सकते हैं। और जो रही बात हमारी रिवीजन की, तो हम लास्ट 1.5 जो मंथ रहेगा हमारा शेड्यूल का, उसमें हो सके तो हम रिवीजन करना चाहिए, जैसे कि मैंने किया था। जो फेब से स्टार्ट किया था, तो मैंने अगस्त में मैं रिवीजन स्टार्ट किया था, तो आप लोग भी उसी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और जो मैंने किया था कि जो एंड वाला सितंबर मंथ है, तो उसमें मैंने जो आपके के जनरल सब्जेक्ट्स है जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उसके बाद एप्टीट्यूड हो गया, इनकी प्रैक्टिस मैंने सितंबर में की थी। तो हो सके तो आपको, अगर आप उस लेवल पे हो तो आपको भी वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा पहले भी करना चलना चाहिए, तो रिवीजन के साथ आप वो भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वही करना चाहिए या फिर करना चाहिए। मैं अपना एक शेड्यूल बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, जो आपको भी बेनिफिट हो सकता है। तो आप अपना खुद का भी शेड्यूल, मेरे इस शेड्यूल के हिसाब से खुद का भी शेड्यूल बना सकते हैं और एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। सो इस एक ओवरऑल शेड्यूल था हमारा ओवरलुक। सो आप इसकी तरह एक अपना शेड्यूल बना सकते हैं और एक क्राइटेरिया रख सकते हैं कि मुझे इस मंथ में ये टॉपिक कवर करने हैं, इसके अगले मंथ में ये टॉपिक कवर करने हैं। और अगर एक टारगेट, मंथली टारगेट अगर आप सेट कर लें और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो बेटर रहेगा कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और जो एक सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसको एक रिवीजन भी देना बहुत ज़रूरी है, जो मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि रिवीजन इज़ द बेस्ट की। सो आपको उस हिसाब से रिवीजन भी देखना है, उस हिसाब से आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और ये मैं नहीं कहता कि जो माइनर सब्जेक्ट्स है तो उसको आपको कंप्लीटली छोड़ना है, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उस टॉपिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। बट कंपैरेटिवली मेजर सब्जेक्ट्स आप उसको थोड़ा सा कम टाइम दिए तो भी चल सकता है। बट हाँ, मैं ये नहीं कर रहा कि आपको वो टॉपिक छोड़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए, वो भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। और आपको तो पता है एक MCQ से रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, और ऐसा भी हो सकता है कि सीट्स ना मिले। तो इट्स बेटर कि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, एक बार पढ़ लिया जाए। बट आप ये सोच सकते हैं कि हमें मेजर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में उतना टाइम देने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ सकती, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो अगर आप भी वैसा सोच सकते हैं तो आप वैसा भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस शेड्यूल के हिसाब से मैं पढ़ सकता हूँ, तो ऐसा शेड्यूल आप भी खुद का बना सकते हैं कि जो आपको कंपैरेटिवली अच्छा लगे, और इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो बताया था वो तो 6 मंथ का शेड्यूल था। तो उसके साथ ही हमारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, जो मेरा डेली शेड्यूल क्या था, और एक आइडियल जो नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका शेड्यूल क्या रहना चाहिए। देखिए, हम अगर 6 मंथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम हमें एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स हमें डेली के देने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो करता था, मैं अपने डे को 3 हिस्सों में बांट देता था, बिफोर लंच, आफ्टर लंच एंड इवनिंग में टी ब्रेक के बाद। तो इन 3 फेज़ में आपको स्टडी करनी है। तो जो फर्स्ट सेशन रहेगा, जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग राइजर होगे तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आप जल्दी सुबह उठ के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो पहला फेज़ रहेगा उस फेज़ में आपको सिलेबस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, वो आपको देखने हैं और नोट्स लिखने हैं, जो फर्स्ट फेज़ रहेगा बिफोर द लंच। और उसके बाद जब आप पोस्ट लंच आओगे तो खाना खाने के बाद आदमी थोड़ा सुस्ताता है, तो उस हिसाब से आपको उस टाइम पे MCQ प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप MCQ पढ़ रहे हो वो आपको लंच के बाद करने हैं, और वो बिफोर द टी ब्रेक करने हैं। जैसे ही आप टी ब्रेक करके आओगे, जितना टाइम का 5-10 मिनट का जो भी आप टी ब्रेक लोगे, कुछ लोगे 15 मिनट, 20 मिनट इवनिंग में, तो वो ब्रेक के बाद आपको फिर से आना है, फिर से लेक्चर्स देखने हैं और फिर नोट्स बनाना है। अगर आप इस रूटीन पे रहोगे तो वो बेसिकली चीज़ क्या रहती है कि जो मॉर्निंग वाला सेशन रहता है उस सेशन में आप अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ पाते हो, और जो पढ़ा है उसके अच्छे से नोट्स भी निकाल सकते हो। और जब आप लंच करके आओगे ना, तो उसके बाद में ना ये होता है कि आप एक सैचुरेशन बन जाता है कि मैंने 6 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए लेक्चर देख के नोट्स निकाले हैं, तो थोड़े सा हाथ वगैरह दर्द करने लगते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या रहता है कि जो पढ़ा हुआ है उसको रियल एनालाइज करके हमें अपने MCQ जो रहते हैं वो सॉल्व करने हैं।
और जो MCQ आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे उसके बाद थोड़ा सा एक बेटरमेंट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, उस लेवल तक हमने पढ़ लिया और उसके MCQ सॉल्व कर लिया। तो उसके आगे जब हम 4-5 बजे कुछ भी चाय ब्रेक लेंगे तो उसके आगे तक, जैसे कि आप अगले 4 घंटे जो पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको फिर से लेक्चर्स देखने हैं और उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं 8 बजे लाइब्रेरी बैठता था, 8 to 8 पढ़ता था और बीच में एक लंच ब्रेक लेता था। तो उसी तरीके से आप, अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये मिनिमम 8 to 10 आवर्स देने चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा दे सकते हो तो बेटर रहेगा। और आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आपके डेली रूटीन को कैसे भी फेज़ में डिवाइड कर सकते हो। बट बेटर ये रहेगा कि जो अर्ली मॉर्निंग वाला फेज़ रहेगा या फिर मॉर्निंग वाला फेज़ रहेगा उसमें आपको लेक्चर्स देखनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। और जो अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है तो फिर आपको ना एक कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, नाइट को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर आप सुबह नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर आप दोपहर को भी वो लेक्चर्स पढ़ सकते हो और या फिर उसका नोट्स जो भी है वो बना सकते हो दोपहर को भी। सो दैट्स नॉट इशू। बट ये बात है कि आपको पूरा का पूरा डेली शेड्यूल ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप बैकलॉग में चले जाओगे, फिर ना तो ये कर पाओगे और ना तो अगला सब्जेक्ट कर पाओगे। इसलिए फिर आपको जो मंथली टारगेट्स है या फिर एक मंथ में क्या सब्जेक्ट करने हैं उस दिन के पहले आपको पूरा का पूरा वो कवर करना है। ये बात हो गई हमारे डेली शेड्यूल की। और अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन स्टार्टिंग के 8 और 10 डेज़ में कर पाते हैं, उसके बाद उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी आप क्रैक कर पाओगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रही है तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्रैक द एग्ज़ाम्स। जैसे कि नॉर्सेट में आप रेशो देखोगे तो कम से कम 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम को बैठते हैं और सीट्स रहती है 3 या 5 हज़ार। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना रेशो डिफ़िकल्ट है। और जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करने में दिक्कत कर सकती है। तो आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको आपकी पढ़ाई में बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो देखो, पढ़ाई में कंसिस्टेंट करने का एक ही सिंपल फंडा है जो मैं सोचता था कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, जो जॉब आपको अच्छा खासा पे कर रही है और ग्रुप बी में आ रही है, तो अगर ये आप सोचते हो और बाकी के जो सारे आपके फ्रेंड्स रहेंगे या फिर कलीग्स रहेंगे जो ऑलरेडी कुछ एम्स में काम कर रहे होंगे, वो अच्छा खासा कमा रहे होंगे और आपको भी तो फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, घर वालों को भी तो ये करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगना है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक जॉब चाहिए। तो वो अगर आपके माइंड में आ जाए कि हाँ यार मेरे को जॉब की ज़रूरत है या फिर मुझे जॉब करनी है, अच्छी जगह जॉब करनी है जो अच्छा खासा पेमेंट दे रही हो, जिसका कुछ अच्छा स्टेटस हो, अच्छी प्रोफेशन की जॉब चाहिए, तो फिर ये चीज़ें मैटर करेगी आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। अगर एक बार आपके दिन में आ जाए या फिर आपके जहन में बैठ जाए कि नहीं मेरे को इस बार करना ही है, क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो कुछ जॉब के लिए कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंसिस्टेंट रखने से कोई रोक पाएगा। और जब आप सोचोगे कि आपके साथ कलीग्स है वो अच्छी खासी जगह पे जॉब कर रहे हैं और वो अच्छे से कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको अपने आप मोटिवेट कर लेगी कि वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगी कि आपको और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि आपको और बेटर बनाने के लिए हेल्प करेगी। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप अगर पढ़ाई करोगे तो वाई आपको जॉब की ज़रूरत क्यों है, ये अगर चीज़ आपको एक बार जहन में आ गई ना तो बेटा आप बिल्कुल अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपके दिमाग से ये बात चली जाए कि मुझे जॉब की ज़रूरत क्यों है, तो फिर आप कितना भी पढ़ लो या फिर कितना भी अच्छा कोर्स लगा लो, महंगा कोर्स खरीद लो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाओगे। सो इट्स बेटर कि आपके दिमाग में वो एक बार बैठ जाना चाहिए कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी की अच्छी खासी पेमेंट वाली नौकरी पानी है। तो यही एक चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंट बनाने में हेल्प करेगी। जैसे हमने अभी अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है उसकी बात की, उसके साथ ही हमें ना एक स्टडी में तो एक हमारा तो चलो देखो कि एक 6 मंथ का शेड्यूल बन गया, हमारा डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए वो भी बन गया, हमें अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट कैसे रहना चाहिए वो भी हम लिखे। लेकिन पूरी की पूरी पढ़ाई में हमें थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ेगा, जैसे कि आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो ये फेज़ है ना, ये फेज़ में ना आपको कोई पैम्पर करने वाला नहीं है कि आपको पढ़ना चाहिए या फिर ये चाहिए। वो ना एक एज के साथ, एज प्रैक्टिस के साथ आपको खुद में आना चाहिए कि यार हमें जॉब चाहिए तो फिर प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, हमें ज़रूरत क्यों है इस जॉब की। ये चीज़ें एक बार हो जाए तो फिर आप मुझे नहीं लगता कि आपको डिमोटिवेट होने की ये होगी।
कई बार क्या होता है ना कि हम टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, स्कोर नीचे आ जाता है, हम मॉक में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारा थोड़ा सा ना मोरल डाउन होता है, तो हमें थोड़ा सा डाउन फील होता है कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो एक चीज़ में याद रखना ना भाई, अगर तुमको करना है तो तुमको करना ही है, इसके अलावा कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं है। अगर आपने कुछ 4 साल यहाँ पे पढ़ाई की है, जो भी 4 साल रहेंगे आपकी, जो आपने नर्सिंग की पढ़ाई की है, स्कूलिंग की है, तो वो अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो वेस्ट ही जाएगा ना। अगर आप प्राइवेट में जॉब करोगे, ये करोगे, तो वो उस लेवल पे नहीं जा रहा कि जो 4 साल आपने इसमें बिताए वो उस लायक नहीं है। तो इसके लिए आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कभी लग रहा है कि नहीं कर पा रहा हो तो थोड़ा उठो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, घूमो, बाहर देख लो कितना कंपटीशन चल रहा है, ये देख लो कि तब पता चले कि यार बहुत पीछे रह गए, तो फिर एक आपको शायद सेल्फ मोटिवेशन मिल जाए। नहीं तो फिर देखो, अगर आप खुद को डिमोटिवेट करना मेरा हो रहा है ये सोच के बैठोगे ना, तो फिर बाकी सारी दुनिया आपके आगे निकल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और आपको अगर इस कंपटीशन में टिकना है तो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे भी सोचोगे बाकी के जो लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं वो देखोगे एक बार, तो फिर अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे। तो इसमें डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद को मोटिवेट रखिए और जितना हो रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने की हर बार में कोशिश कीजिए। जितना आप डेली में अपना एफर्ट बढ़ाएंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, आप उससे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और जो इतना जो मेहनत रहेगा ना, मतलब आज 6 महीने में पूरा फाड़ के पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बाद जब आप एक बार नॉर्सेट क्रैक कर लोगे और उसके बाद जो आपको सुकून वाली फीलिंग आएगी ना, तो वो अलग लेवल की। अगर आपको वो फीलिंग अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आपको अभी ये 6 मंथ में एकदम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन से वर्क करना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर इस पढ़ाई में आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे। आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो यही है कि आपको खुद का एक जो हमने बताया, जैसे कि हमने मेरी स्ट्रैटेजीज बताई, उस स्ट्रैटेजी में आपको खुद की स्ट्रैटेजी भी डालनी पड़ेगी। आपके कुछ नए इनोवेशंस आपको ढूंढ निकालने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, कुछ याद रखने के लिए क्या करना है क्या नहीं रखना है, सेल्फ मोटिवेशन के लिए बोले या फिर कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ना खुद से निकालनी पड़ेगी, वरना फिर आप तो कॉम्पिटिशन में पीछे छूट जाओगे। फिर आपको पता ही है कि पीछे छूट जाने के बाद कैसा लगता है, तो वो फीलिंग ना आए। और एक जो क्या बोलते हैं हम उसको, कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग चाहिए या फिर एक सुकून वाली फीलिंग चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरे से पूरी, ये अभी जो फेब से आगे जो भी कुछ मंथ है उसमें आपको पूरा के पूरा मेहनत लगाना है, पूरी लगन से पढ़ना है और ये नॉर्सेट को एकदम क्रैक करना है। तो अभी हमने बात की पूरे शेड्यूल के बारे में, ये सब बात करेंगे। तो अभी हम बात कर लेंगे कि रिवीजन कहाँ से देना है, कैसे देना है, और हम मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कैसे सॉल्व किए हैं कैसे नहीं। तो देखो, अभी जो हमारा जो एग्ज़ाम है नॉर्सेट का, वो तो हमारा चलेगा सितंबर से। तो अगस्त और सितंबर, अगस्त में 1 अगस्त से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे, जो भी ज़बरदस्त रिवीजन होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है या फिर आपने पूरा अपना एक यहाँ इससे पहले सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जैसे कि आपने जुलाई में कंप्लीट कर लिया, तो आप जुलाई से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आप 1 अगस्त से आपको कोई भी हालत हो, मतलब आपका सिलेबस जो भी जितना भी हुआ रहेगा, जितना भी नहीं हुआ रहेगा, उसको छोड़ के 1 अगस्त से आपने जितना पढ़ा है उसको आपको रिवीजन देना है। क्योंकि अगर आप रिवीजन लेट करोगे ना, तो आपके पीछे वाले जो बंदे हैं वो आपसे बेटर रिवीजन करके आगे निकल जाएंगे। मतलब आप समझो कि आप अगर जो बंदा अगस्त में रिवीजन कर रहा है और आप उस टाइम पे कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वो बंदे का आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन आप टॉपिक ही पढ़ रहे होगे। तो इससे बेटर है कि आपकी रिवीजन और एमसीक्यू की प्रैक्टिस वहाँ पे चलनी चाहिए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो खैर कंटिन्यूसली चलनी चाहिए, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके साथ ही एमसीक्यू सॉल्व करना है। बट जो अपना अगस्त रहेगा, उस अगस्त में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। कौन से एमसीक्यू? जैसे कि मॉक टेस्ट रहेगा, तो हम अगस्त से डेली एक जो भी मॉक टेस्ट रहेगा वो आपको देना है। अगर आप अगस्त में ये मॉक टेस्ट का अटेम्प्ट करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक आदत लग जाएगी कि एक नॉर्सेट का प्रिपरेशन जैसे का टेस्ट कैसे देना चाहिए। तो उसके लिए हमें 1 अगस्त से हम रिवीजन और उसके साथ एक मॉक टेस्ट, तो उसमें हम क्या कर लेंगे कि दोपहर की जो फेज़ है, जैसे कि हम खाना खाने के बाद एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे और उससे पहले जो भी हमने नोट्स निकाले, खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको हम पढ़ लेंगे। और जो रही बात हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो देखो अभी क्या करना है, जो जैसे आप अपने लेक्चर्स देख रहे हो, नोट्स दिख रहे हो, तो हफ्ते में एक अपने को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जैसे आप कोई भी दिन रख सकते हो, आप मंडे रख सकते हो, वेंसडे रख सकते हो, थर्सडे रख सकते हो, जैसे आप कन्वीनियंट लगो। तो उस दिन में आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है।
कब तक करना है, मतलब अगस्त तक करना है। और अगस्त के बाद हमको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, जो आफ्टरनून सेशन में देंगे हम। आफ्टरनून में डेली में एक आफ्टरनून में मॉक टेस्ट देंगे। और उसका पहला जो फेज़ है, जैसे कि मॉर्निंग में, तो हम मॉर्निंग में अपने जो भी नोट्स खुद के निकाले उसको रिविजन कर लेंगे। सो दिस वाज अबाउट आवर 6 मंथ स्टडी प्लान, जो मेरा बनाया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। जो भी डेली का जो मेरा शेड्यूल था, या फिर जो मेरे प्रिपरेशन कुछ ट्रिक्स थे, जो कुछ स्टडी प्लान के हिसाब से मैंने आपको तो बता दिए कि आई होप ये आप सभी को अच्छे से हेल्प कर लेंगे और आपकी प्रिपरेशन में आपकी ये अच्छे से मदद कर लेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये हमारे और भी जो वीडियोस आपको नेक्स्ट इसमें हम लेके आएंगे, तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए, और जो भी और से कुछ ट्रिक्स रहेंगे या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे कि एक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, ये सारी वीडियोस हम आपको लगातार जल्द शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस अनअकैडमी के नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करें और आपको एक इस नॉर्सेट एग्ज़ाम में अच्छा रैंक हासिल करने के लिए आपकी हेल्प करें, और एक आपको गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, इसलिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।